हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर। लास्ट चैप्टर जो एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है उसमें हमने देखा था कि दो सुपर पावर्स एमर्ज हुई थी जो कि थी यूएसए और यूएसएसआर, जिसमें यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हुआ था 1991 में अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्टसिन। तो उसके बाद जो यूएसए था वो एक ही जो सुप्रीम पावर के तौर पे बचा था और उस टाइम पे यूनिपोलर वर्ल्ड चल रहा था। बट यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड करना था और उसमें वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और जो वेरियस कंट्रीज़ हैव टेकन अ पार्ट, जिसमें अगर हम ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात करें तो एशियान, जिसको हम आशियान बोलते हैं, और ईयू यूरोपियन यूनियन, ब्रिट्स एंड लास्ट सार्क। ब्रिट्स हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इसको नहीं पढ़ेंगे। हमारे सिलेबस में आसियान, ईयू और सार्क है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनको मैं बाद में फर्दर एक्सप्लेन करूँगी, पहले हम ऊपर ऊपर से समझ लेते हैं कि क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। दूसरा, कंट्रीज़। इंडिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इज़राइल एंड ऑफ कोर्स रशिया। तो ये थोड़ा ओवरलुक है चैप्टर का कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो हम अपनी पहली ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं जो कि है यूरोपियन यूनियन। सबसे पहले हम इसका फ्लैग देख लेते हैं। तो जो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग है ये 12 स्टार्स कंटेन करता है जो कि सिंबलाइज करता है यूनिटी और हार्मनी बिटवीन द कंट्री। याद रखने आता है यूरोपियन यूनियन के फ्लैग के बारे में कि कितने स्टार्स है और क्या रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद हम चलते हैं यूरोपियन यूनियन के फॉर्मेशन पे कि ये बना कैसे, कब बना। जो यूरोपियन यूनियन का फॉर्मेशन है वो अंडर मार्शल प्लान के अंडर हुआ था। अभी पहले मार्शल प्लान समझते क्या है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी तो जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है उसकी इकोनॉमीज़ में बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। उनकी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन पे आ गई थी, जिसमें फिर यूएस जो है उसने हेल्प करा है यूरोपियन कंट्रीज़ को रीबिल्ड करने के लिए इकोनॉमीज़ को। इसको हम मार्शल प्लान कहते हैं जो कि 1948 में स्टार्ट हुआ था। क्या है मार्शल प्लान? यूएस हेल्प यूरोपियन countries to rebuild the economies। और ये कब स्टार्ट हुआ था? ये 1948 में ये स्टार्ट हुआ था। ये था फर्स्ट स्टेप जिसमें मार्शल प्लान था। यूएस ने हेल्प करा यूरोपियन कंट्रीज़ को रीबिल्ड करने के लिए इकोनॉमीज़ को। सेकंड क्या है? OEEC फॉर्मेशन। अब ये OEEC क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन। 1949 में OEEC को
क्या बना दिया? काउंसिल ऑफ यूरोप बना दिया, काउंसिल ऑफ यूरोप इन 1949। इसके ईयर, इसका नाम सब याद रखना है, कुछ नहीं छूटना चाहिए। थर्ड, 1957 में, 1949 में ये हुआ, 1957 में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के इंटीग्रेशन के साथ, मतलब उनकी हेल्प के साथ, कैपिटलिस्ट कंट्रीज़ के साथ जो OEEC था वो EEC में कन्वर्ट हो गया, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, जो OEEC था वो यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में ट्रांसफ़र हो गया विद द इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटलिस्ट कंट्रीज़। 1992 फाइनली EU बन गया, यूरोपियन यूनियन, थ्रू maastricht ट्रीटी, maastricht ट्रीटी की हेल्प से इन फेब 1992 EU established। ठीक है, थ्रू maastricht ट्रीटी फेब 1992 में EU जो है वो इस्टेब्लिश हो गया। तो सबसे पहले मार्शल प्लान आया, फिर OEC बना 1949 में, फिर उसको काउंसिल ऑफ यूरोप का दर्जा दे दिया। 1957 में OEC को ट्रांसफ़र कर दिया यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी में। देन फाइनली इन 1992 maastricht ट्रीटी के थ्रू यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, पहले ये इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की तरह फंक्शन करता था, लेकिन बाद में ये पॉलिटिकल एंटिटी की तरह भी ऑपरेट करना इसने स्टार्ट कर दिया। और EU का खुद का, EU हैज़ इट्स ओन फ्लैग, एंथम, फाउंडेशन डे एंड करेंसी। करेंसी क्या है यूरोपियन यूनियन की? यूरो। फ्लैग मैंने आपको ये दिखाई दिया, ये रहा फ्लैग, 12 स्टार्स रिप्रेजेंट्स यूनिटी एंड हार्मनी। इन 2003, अगर हम 2003 की बात करें तो EU ने ट्राई करा क्रिएट करना अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन, बट द अटेम्प्ट वॉज अनसक्सेसफुल। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि उसमें सारे जो लोगों का उनका सपोर्ट चाहिए था, जो कि उनको नहीं मिला। EU failed to make a constitution, पूरा लिख देते, कॉन्स्टिट्यूशन। ये था EU के बारे में, कैसे फॉर्म हुआ, क्या है इसका सब। अब आगे हम चलते हैं, उसके फीचर्स के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा, क्या फीचर्स हैं। सबसे पहला, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस है। स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इन्फ्लुएंस है। ठीक है, दूसरा, इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो बढ़ चुका है एशिया, अफ्रीका और यूरोप से। इकोनॉमिक इकोनॉमिक impact extends थर्ड, 2016 में ये सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी था,
सेकंड इकोनॉमी थी ईयू की, जीडीपी कितनी थी उस टाइम पे उसकी, $7 ट्रिलियन। ठीक है। जो करेंसी थी यूरोपियन यूनियन की, यूरो, वो पोजेस एज अ थ्रेट, इज सीन एज अ थ्रेट टू द डोमिनेंस ऑफ यूएस डॉलर। जो डोमिनेंस हो रहा था यूएस डॉलर का, उसको थ्रेट था, क्योंकि यूरो भी बढ़ता जा रहा था। ग्लोबल ट्रेड में भी ईयू होल्ड्स शेयर 3 times लार्जर देन दैट ऑफ द यूएस। ग्लोबल ट्रेड में ईयू जो है वो जो शेयर होल्ड करता था वो 3 times लार्जर थे यूएस से। शेयर 3 times larger than US। इन सब फीचर्स के थ्रू जो ईयू था वो उसको परमिशन मिल गई थी, या ईयू अलाउ मतलब ईयू नेगोशिएट कर सकता था ट्रेड मैटर्स में यूएस के साथ, चाइना के साथ, अपने खुद के टर्म्स पे। ईयू नेगोशिएट ट्रेड मैटर्स विद यूएस एंड चाइना। और ईयू की जो एक कंट्री थी फ्रांस, वो होल्ड करती है वीटो पावर, किसमें, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि बहुत बड़ी वो है, एडवांटेज है फॉर द यूरोपियन यूनियन। ये जो है फीचर्स हैं। इसके कुछ मिलिट्री फीचर्स भी देख लेते हैं हम। ईयू जो है वो सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट मिलिट्री इन द वर्ल्ड। और जो इसकी एक कंट्री है वही फ्रांस, उसके पास क्या है, 335 न्यूक्लियर weapons। EU member countries have their own separate foreign and defense policies, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो जाता है उनके बीच में। सेकंड, डेनमार्क और स्वीडन अपोज द maastricht ट्रीटी। जो डेनमार्क और स्वीडन है उन्होंने अपोज करी थी, क्या, अपोज maastricht ट्रीटी, और उन्होंने मना कर दिया था कि हम यूरो को एज अ करेंसी हम नहीं अडॉप्ट करेंगे, एंड डज नॉट adopt euro as a currency। काफ़ी जो कंट्रीज़ थी यूरो की वो यूएस अलायंस का पार्ट थी। ब्रिटेन ने, क्योंकि इसकी बहुत सारी पॉलिसीज़ जो थी वो बेकार हो रही थी, जो यार कुछ लोग मान नहीं रहे थे, तो इसलिए ब्रिटेन ने यूरो को, यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था। कब, जून 2016 में। ये जो थे ये सब वीकनेसेस थी, क्या, यूरोपियन मेंबर्स कंट्रीज हैव देयर ओन सेपरेट फॉरेन पॉलिसी, जिसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो जाता था। सेकंड, डेनमार्क और स्वीडन अपोज करती थी maastricht ट्रीटी प्लस डज नॉट अडॉप्ट यूरो एज अ करेंसी। थर्ड, काफ़ी कंट्रीज यूएस अलायंस को ज्वाइन कर रखा था उन्होंने। फोर्थ, ब्रिटेन ने छोड़ दिया था जून 2016 में।
लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूरोपियन यूनियन, ऑब्जेक्टिव्स। क्या वो चाहता था यूरोपियन यूनियन करना? पहला, ऑफ कोर्स कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। सेकंड, अगर हम बात करें, कॉपरेशन ऑन इंटरनल अफेयर्स एंड जुडिशियल मैटर्स। ये कॉपरेशन हो, सारे इकट्ठे होके काम करें, किस पे? इंटरनल अफेयर्स और जुडिशियल मैटर्स पे। ये सब लिख रहे हो ना तुम, बहुत ज़रूरी है ये सब, हवा में नहीं बता रही हूँ। थर्ड, यूज़ ऑफ अ सिंगल कॉमन करेंसी। सब क्योंकि डेनमार्क और स्वीडन कह रहे थे कि हमें नहीं चाहिए, तो उनको ये था कि एक सिंगल कॉमन करेंसी होनी चाहिए जो कि ये वो यूज़ करें। और फोर्थ, वीज़ा फ्री ट्रैवल अक्रॉस मेंबर्स कंट्रीज़। मेंबर कंट्रीज़ जो भी थी यूरोपियन यूनियन की, यूरो क्यों आ रहा है मेरे बार, तो उसमें वीज़ा फ्री ट्रैवल हो, ये ऑब्जेक्टिव्स थे। एक बार हम इसका मैप देख लेते हैं। स्पेन, पोर्चुगल, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, पोलैंड, इटली, ये सब जो थे, ये जो मार्क्ड हैं, वो सब जो हैं वो पार्ट हैं किसका? यूरोपियन यूनियन का। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम आसियान पे। आसियान की पहले हम फुल फॉर्म पे आते हैं। आसियान की फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मतलब साउथ ईस्ट एशिया की जो भी नेशंस है उसने आसियान को बनाया है। जैसे इसमें मैप पे आते हैं हम, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलीपींस, लाओस, वियतनाम। ये जो 10 कंट्रीज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 कंट्रीज़ है वो एशियान के अंडर आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एस्टेब्लिशमेंट। ये इस्टेब्लिश हुई थी in 1967 with 5 कंट्रीज़, और इन 5 कंट्रीज़ जो थी इन्होंने साइन करा था बैंकॉक डिक्लेरेशन। नाइनटीन 1967 with 5 कंट्रीज साइंड बैंकॉक डिक्लेरेशन, जिसमें एशियान के वो मेंबर बन गए थे। पहले वो 5 कंट्रीज़ थे लेकिन बाद में वो 10 हो गए थे। पहले हम फाउंडिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं, जो कि फर्स्ट 5 कंट्रीज़ थी। कौन कौन सी है? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर and Thailand. These are the 5 founding countries of ASEAN. अब हम जो रिमेनिंग 5 कंट्रीज है जिसने बाद में ज्वाइन करा था वो देखते हैं। कंट्रीज दैट ज्वाइन लेटर, कौन कौन सी है वो? ब्रूनेई, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। पहले फाउंडिंग कंट्रीज़ ये थी, देन कंट्रीज़ जिन्होंने बाद में ज्वाइन करा, दीज आर ब्रूनेई, म्यांमार, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया।
तो ये थी जो कंट्री जो कि एशियान के अंदर आती है। 1967 में इस्टेब्लिश हुआ था अंडर बैंकॉक डिक्लेरेशन, जो कि 5 कंट्रीज़ ने साइन करा था। अब उसके बाद हम आते हैं, भाई ये फ्लैग देखो। अब ये है एशियान का फ्लैग, जिसमें ये जो है ये 10 राइस स्टॉक है, जो कि रिप्रेजेंट करता है 10 कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। 10 कंट्रीज़ ऑफ साउथ ईस्ट एशिया को ये रिप्रेजेंट करता है। और ये जो सर्कल है जिसके अंदर ये है राइस डॉट से इसका नाम दिया है, वो सिंबलाइज करता है फ्रेंडशिप एंड यूनिटी ऑफ आसियान मेंबर्स। ठीक है, तो मैं इधर लिख देती हूँ फ्लैग के बारे में। टेन राइस स्टॉल रिप्रेजेंट्स 10 countries of South Asia. And circle represents friendship and unity. ठीक है, अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पे आते हैं कि एशियान का क्या ऑब्जेक्टिव्स है। इकोनॉमिक ग्रोथ सबका ही होता है ये तो, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना। दूसरा, टू प्रमोट सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल और कल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, तीसरा, इम्प्रूव करना लॉ और गवर्नेंस को, इम्प्रूव लॉ एंड लास्ट, टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, ये हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स। अब हम देखेंगे कि एशियान का काम करने का तरीका से कैसा है, मतलब एशियन स्टाइल, कि कैसे जो एशियान है वो काम करता है। ये प्रमोट करता है इनफॉर्मल और नॉन कॉन्फिडेंशियल और कोऑपरेटिव अप्रोच को। क्या प्रमोट करता है? इनफॉर्मल, नॉन कॉन्फिडेंशियल एंड कोऑपरेट अप्रोच। को फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है, किसके टर्म्स में? इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। आसियान के 3 पिलर्स हैं। ऑफ कोर्स इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो अकेले तो कैसे संभालेगा, तो इसके 3 पिलर्स हैं। पहला है एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, दूसरा इकोनॉमिक कम्युनिटी, और तीसरा सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। ठीक है, ये 3 पिलर्स हैं एशिया के। इसके अब हम एक एक करके काम समझते हैं कि क्या काम करते हैं ये। पहले हम आते हैं सिक्योरिटी कम्युनिटी पे। तो इसका काम है डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। क्या है? रिजॉल्व्स डिस्प्यूट किसके बीच में? ऑफ कोर्स मेंबर कंट्रीज के बीच में, और प्रमोट करना पीस और कोऑपरेशन। बस इतना ही है।
दूसरा इकोनॉमिक की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक कम्युनिटी का क्या काम है? इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसका काम है कॉमन मार्केट को प्रमोट करना और फ्री ट्रेड एंड कॉमन मार्केट प्लस रिजॉल्व करना मार्केट डिस्प्यूट, सॉरी इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स, रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स। थर्ड, सोशियो कल्चरल, इसका काम है प्रमोटिंग द सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, वही प्रमोट करना सोशल कल्चरल एंड कल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब आसियान का विजन क्या है 2020 का? कन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल कन्फ्लिक्ट, लड़ाइयाँ ना हो, कि मतलब बात करने से ही जो डिस्प्यूट है वो सॉल्व हो जाए। जैसे एशिया ने हेल्प करा था कंबोडिया में रिजॉल्व करने के लिए कन्फ्लिक्ट को। ठीक है, और इसने जो क्राइसिस थे ईस्ट टाइमर में वो भी इसने मैनेज करे थे, ऑल्सो मैनेज्ड द क्राइसिस इन ईस्ट टाइम। अब हमने यहाँ तक एशियान के बारे में कर लिया है। इसका नेक्स्ट टॉपिक है चाइना, जो कि हम पार्ट 2 में करेंगे। तो सी यू लेटर, थैंक यू, लव यू, बाय बाय।